ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं जिसको कि आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाओगे। स्टैटिस्टिक्स के सारे थियरीज के क्वेश्चंस है ना। मैं दो वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जितने भी स्टैट्स के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, मैं आज कोशिश करूंगा कि 10 से 11 क्वेश्चन को कवर करूं, है ना, और 10 से 12 क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करूं। उसके अंदर से आपको काफी हेल्प मिलेंगे एंड काफी मैं क्वेश्चंस को आपको क्लियर करके दूंगा। ठीक है, हमारा चल रहा था बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी, है ना। 2024 का अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, वहां पे थियरी का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। तो ये चीज के कारण कैसा है ना, मैं जब लाइव वीडियो कंडक्ट कर रहा था परसों के दिन, है ना, कल या परसों के दिन, तो वहां पे मुझे ये देखने को मिला कि भाई सारे बच्चे स्टैट्स के थियरी, सर स्टैट्स के थियरी, पिछले ईयर के पेपर बहुत थियरीज पूछे गए थे, तो स्टैट्स में स्कोरिंग कैसे हो पाएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सारे फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। दो वीडियो मैं बोला हूं और दो वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल कराऊंगा। बस आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं अवेलेबल कराऊं उस क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए क्यों नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि उसका रोल आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों में ही देखने को मिलेगा। सेक्शन सी में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के बाद सारे थियरीज क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। बच्चे तो सोचते हैं कि हाँ भाई चलो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए तो थियरी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे जब आप जाइएगा तो सेक्शन सी में बहुत सारे थियरी क्वेश्चन पूछे होते हैं, है ना। तो वहां पे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। इस कारण से मैंने ये ट्राई किया कि भाई आप लोग को थियरी के सारे क्वेश्चंस, वैसे तो मैं सोचा था कि आपको सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करूं, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ लिस्ट से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ना कि अगर मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वहां से आप अपना प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन के लिस्ट दे दो तो आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन बच्चों ने ये गुजारिश किया था, ये मुझसे बोला था कि भाई आप एक काम कीजिए, लिस्ट तो दे ही रहे हैं, लिस्ट के साथ साथ आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग में से जो भी बच्चा व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़ा है, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। नंबर बोल दे रहा हूं मैं, 7043053623, है ना। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पे जाके बोल दीजिएगा कि मुझे कम्युनिटी चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर दीजिए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, ऐड हो जाएंगे आप। ठीक है, आपको ऐड होना क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें मैं अवेलेबल करवाता हूं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देंगे। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर। वहां पे आप व्हाट्सएप करके चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और भी कई डाउट्स आपके मन में आते रहते हैं तो यहां आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो में, जिसमें हम स्टैट्स के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं दो वीडियो में इसको अवेलेबल कराने वाला हूं। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है तो सारे बच्चे जो पुराने मेरे जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं वो सबका रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सो बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज फीसस इंडेक्स नंबर। याद है चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा लास्प्रेज, पास्चेज एंड फीसस, है ना। तो फीसस इंडेक्स नंबर को क्यों आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है, वो बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो क्या आपने ये देखा है कि IF जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर IL और IP ये दोनों ही चीजें आती हैं, है ना। ये दोनों ही चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसी कारण से फीसस इंडेक्स नंबर को कौन सा इंडेक्स नंबर बोला जाता है, आइडियल इंडेक्स नंबर, सबसे सही इंडेक्स नंबर बोला जाता है। समझते हैं ना, देखिए ना, द क्वांटिटीज ऑफ बोथ द ईयर, बेस ईयर और करंट ईयर, ये दोनों का क्वांटिटीज को लेके अपना सॉल्यूशन करता है ना। दिस इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस मतलब किसी एक चीज पे ध्यान नहीं देता है। ये भाई लास्प्रेज और पास्चेज में जो हमसे कमी रह जाती है ना, देखो, as it balances the demerits of Lasprey's and Pasch's index number,
है ना। ये दोनों के डीमेरिट्स को ध्यान में रख के काम करता है ना। देन द ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स नंबर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना। और एवरेज फाइंड करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शन, अरिथमेटिक मीन भी ऑप्शन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑप्शन है ना। तो यहां पे देखिए क्या बोला कि फीसस इंडेक्स नंबर फाइंड करते टाइम पे हम क्या चीज का यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं, इसलिए भी इसको आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। उसके बाद ये दो टाइप के टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है, दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, है ना। इट सेटिस्फाइज बोथ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टेस्ट, फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट, है ना, फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, इट सेटिस्फाइज बोथ द इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट, कौन से भाई? टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर। ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है आईएफ को, है ना, फीसस इंडेक्स नंबर को, क्योंकि ये बेस ईयर करंट ईयर दोनों को इंक्लूड करता है। ये बायसनेस से फ्री है, मतलब बायसनेस नहीं करता। बायसनेस बोले तो भेदभाव, किसी एक चीज पे हमारा फोकस नहीं है ना। क्योंकि आईएल क्या करता है? अलग चीज पे फोकस करता है, पास चीज अलग चीज पे फोकस करता है। ये बोलता है तुम दोनों आ जाओ भाई, है ना, तुम दोनों के डीमेरिट्स को हटा के मैं एक नया फॉर्मेट तैयार करूंगा, ठीक है। देन ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है, इसलिए दो टाइप का टेस्ट को, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो टाइप के टेस्ट होते हैं उनको सेटिस्फाई करता है, दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वर्किंग रूल ऑफ लिमिट, इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रखिएगा, है ना। इसके बेस पे देखिए दो अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ लिमिट एंड सिर्फ डिवीजन रूल ऑफ लिमिट। टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको सब क्लियर करवाता हूं। अगर वर्किंग रूल ऑफ लिमिट पूछे, मतलब आपसे सारे रूल पूछ रहा है कि लिमिट को सॉल्यूशन करने के सारे रूल बताओ भाई, है ना। ये अलग अलग से पूछे तो भी वो चीजें आसान हो जाएगी, मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। एकदम पहले ध्यान से देखते रहिएगा, देखने में बहुत कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, है ना, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया ना, ये देखो इधर ध्यान देना, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, है ना। हमने बोला कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l। ये अजम्पशन है, ये क्या है? अजम्पशन कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, उसका लिमिट का वैल्यू कितना है? l। ओके, हम दो फंक्शन लिया, ये एक फंक्शन और ये दो फंक्शन। देखो, इफ फंक्शन ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, हम दो फंक्शन को लेके वर्किंग रूल को एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो लिमिट x ऑफ a, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l, और बोला लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसा ही हम डिनोट करते हैं लिमिट को, ओके। और g ऑफ x को क्या हमने अज्यूम किया? m। तब मतलब फंक्शन ऑफ x का लिमिट का वैल्यू कितना है? l, और g ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? m। उसके बेस पे हमको सारे रूल को बताना है, ये आपका अजम्पशन है। ये क्या है? आपका अजम्पशन। अगर ये अलग अलग से भी पूछता है ना, तो भी यहां से लेके यहां तक आपका आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर वर्किंग रूल ऑफ लिमिट पूछे तो भी हम क्या लिखेंगे कि भाई मैं दो चीज को अज्यूम कर रहा हूं, एक तो फंक्शन ऑफ x को और एक g ऑफ x को, जिसमें लिमिट का वैल्यू जो रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x को हमने क्या कंसिडर किया है? l कंसिडर किया ना, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, है ना। एंड g ऑफ x इज कंसिडर्ड एज m। बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ हमने क्या किया है, अभी तक अजम्पशन बनाया है। ओके, अजम्पशन बनाने के बाद अब आते हैं रूल पे। रूल पे ध्यान देंगे, ठीक है। देख लेने तो वीडियो में पूरा आ रहा है, यस क्लियर आ रहा है। देखेंगे, पहला जो रूल दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो बोला कि भाई फंक्शन ऑफ x प्लस g ऑफ x, तब आंसर क्या होगा? मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ x का लिमिट क्या था? l, और g ऑफ x का लिमिट क्या था? लिमिट वैल्यू कितना था? m। तो मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू l प्लस m। फिर पूछा फंक्शन ऑफ x माइनस g ऑफ x, मैंने बोला l माइनस m। लो, बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपका सारा क्लियर करेगा। अब आते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, दूसरा वर्किंग लिमिट, कि भाई ये दोनों फंक्शन को, ये फंक्शन और ये फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लिमिट का वैल्यू क्या है? मैं बोलूंगा l इंटू m। ये देखो l इंटू m, l इसका लिमिट का वैल्यू l है और इसका वैल्यू क्या है? m। तो l इंटू m,
आई होप क्लियर है। थर्ड पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ये दोनों का डिवीजन f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, l अपॉन m आएगा, है ना। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है, लास्ट में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि m डज नॉट इक्वल टू 0। जब m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टेंशन दे देगा ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चौथा कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसका तो लिमिट वैल्यू निकलेगा अगर फंक्शन है तो l, इसका लिमिट क्या है l, ओके। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सेम रह जाएगा। आई होप क्लियर है। यहां पे देखो मैंने मेंशन किया है k इज कांस्टेंट। अगर यहीं पे रहता ना k इंटू जी ऑफ x, क्या आंसर आता, क्या आंसर आता, फटाफट बताओ, k इंटू m, बात खत्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, है ना। दिखने में डेंजर है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अगर आपका यहां से यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो, है ना। शुरू में फंस गए होंगे तो टेंशन हो गया होगा। मैंने दो फंक्शन को उठाया, ये लिमिट के वर्किंग लिमिट को समझाने के लिए, वर्किंग रूल को समझाने के लिए मैं पहले दो फंक्शन का चॉइस किया। एक तो f ऑफ x को मैंने माना l और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x को माना मैंने m। अब उसके बेस पे मैंने सारा रूल बना दिया। ये दोनों को प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कांस्टेंट सेम रहेगा, बस ये फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। आई होप लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये एक्सप्लेन वर्किंग रूल ऑफ लिमिट था ना, ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से। लेकिन अगर यहां पे बोल दे एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ लिमिट या एक्सप्लेन डिविजिबल रूल ऑफ लिमिट, तब हम क्या करेंगे, ये मिटा के मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं इसमें। स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। देखो मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, क्वेश्चन चेंज किया लेकिन कॉन्सेप्ट वही, है ना। कि भाई मैं दो फंक्शन को उठा रहा हूं, एक फंक्शन ऑफ x और ये g ऑफ x, मैं दो फंक्शन को उठाया हूं, है ना। टू रियल वैल्यूड फंक्शन, फिर इसको मैंने अज्यूम किया l और इसका लिमिट का वैल्यू अज्यूम किया मैंने m, है ना। फिर ये तो अपन ने सीखा ना कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा l इंटू m, ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस उसी को आप लिख दोगे थोड़ा, है ना, थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर दोगे, 2 मार्क्स मिल गया, ये और ये पॉइंट, है ना। लिखोगे द लिमिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, द लिमिट ऑफ multiplication of two functions, the limit of multiplication of two functions is equal to the multiplication of their limits। भाई इसका लिमिट यही था ना, इसका लिमिट यही था, बस बात खत्म। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां चेंज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन रूल को हटा के यहां पे लिख देता हूं डिवीजन रूल ऑफ लिमिट, डिवीजन रूल ऑफ लिमिट। क्या चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड, यहां क्या करना पड़ेगा डिवाइड, दैट इज l अपॉन m लिखना पड़ेगा आंसर में, बात खत्म। द लिमिट ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिवीजन ऑफ देयर लिमिट्स, बात खत्म। अगर दो फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे तो उनका लिमिट्स का डिवाइड आंसर में आ जाएगा हमारा। बस यहां पे आप ये पॉइंट ऐड कर दीजिएगा कॉमा करके, इट्स डिनोमिनेटर, यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट था पता है, m डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां थियरी में भी आप मेंशन कर देंगे कि इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट 0, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट 0, बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। अब आपसे वर्किंग रूल ऑफ लिमिट पूछे, डिवीजन रूल ऑफ लिमिट पूछे या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ लिमिट पूछे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या लिखा है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या सर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन भी पूछा जाता है? यस पूछा जाता है। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन आज के बाद आपसे पूछा जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। मैं बताता हूं कैसे, समझो ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं पूरा बेसिक से खत्म कर देता ना, आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा।
याद है आपका, यहाँ पे कुछ x रहता था, यहाँ y रहता था, दो वेरिएबल रहता था, कोरिलेटेड वेरिएबल रहता था। कोरिलेटेड मतलब इससे अगर इसमें कुछ चेंज आता था तो उसके कारण y भी चेंज होता था। मान लो मैं सेल्स बढ़ता जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, x और y दो हमको वेरिएबल दिया रहता था। देखो ध्यान से, 5, 8, 12, 20, 30 इस तरीके से दिया, ठीक है। यहां पे दे दिया 75, 95, 130, 180, 200। क्या देखने को मिला आपको? क्या समझ में आया? यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस डायरेक्शन में x मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y भी मूव कर रहा है ना। सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। देखिए ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। देखिए when the changes in the values of two correlated variables are in the same direction, एकदम ध्यान से समझेंगे, जो चेंज हो रहा है वैल्यूज में कोरिलेटेड, ये दोनों कोरिलेटेड वैल्यूज है ना। तो ये दोनों जो कोरिलेटेड वैल्यूज में अगर इनका चेंजेस कैसे डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन, एंड लाइन इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे सर ये क्या बता दिए, ये देखो, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा जाएगा। इस पे x रखोगे, इस पे y वैल्यू रखोगे, तो इस तरीके से आपका ग्राफ तैयार होगा। समझ में आ रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and line is going in the upward from left to right, then it is called perfectly positive correlation। दो कंडीशन प्रेफर की अपन ने, क्या क्या चीज, कि भाई वैल्यूज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सेल्स घट रहा है तो प्रॉफिट भी घट रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों में चेंज आ रहा है ना। और इसका लाइन कैसा ग्राफ में, ये जो स्कैटर डायग्राम बनाते हैं ना उसमें कैसा तैयार हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप लॉजिक क्लियर है। ओके, अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। भाई दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक को कैसे पढ़ोगे, दोनों को साथ में पढ़ते चलना पड़ेगा भाई, है ना। ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का आप नोट्स बना लीजिए, ये लिख लीजिए, ये बना दीजिए, ये साथ में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, है ना। ये पूरा करके दे देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये लिख के ये ग्राफ बना देते हैं, बस उनको 2 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ये पूरा लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा बेटर है, ठीक है। बढ़ते हैं सर आगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। चलो पॉजिटिव को हटा देते हैं, निगाह इधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा सर, बताओ। सेम डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं ना, है ना। देखो व्हेन द चेंजेस, इसका ग्राफ मैं यहां बनाऊंगा, इसका मैं ग्राफ यहां पे बनाऊंगा, x y यहां रहता है 0, ठीक है। देखो व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों उल्टा भाग रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, भाई उल्टा डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं। when the changes in the values of two correlated variables are in the opposite direction and line is going in the downward direction, कौन सा डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ऐसा तैयार होगा लाइन, ऐसा डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लाइन तैयार। देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप क्लियर है। डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, और अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राफ याद रहेगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन है और ये कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, जब दोनों वैल्यूज एक ही साइड जाएं, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों उलट फेर कर रहे हैं, वो उधर भाग रहा है तो इधर भाग रहा है ना, तू उधर जा रहा नहीं मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा, मैं इधर भाग रहा हूं, है ना, तो ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, और ये ऐसा ग्राफ तैयार करता है। मारिए स्क्रीनशॉट, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो भाई, 2 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट, है ना, एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट या एक्सप्लेन मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। ये होता क्या है, मार्जिन क्या है भाई, मार्जिन समझो। मान लो मैं 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, ध्यान से समझना, मैं कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, 500 यूनिट, और उसको बनाने में मुझे 5000 रुपए का खर्चा होता था, है ना। देन मैं अब 501 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, 1 यूनिट मैं बढ़ा दिया, है ना। तो इसके बढ़ाने से मेरा यहां पे 5002 रुपए का खर्चा आना शुरू हो गया। ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना। मैं पहले कितना यूनिट बनाता था, 500, और 500 यूनिट बनाने में मुझे एक्सपेंस कितने लगते थे, 5000। अब 501 यूनिट मैं बनाना शुरू किया तो उसमें कितना मेरा खर्चा जाना शुरू हो गया, 5002। तो ये दोनों के बीच में गैप कितना है, कितने का मार्जिन आया, 2 रुपए का मार्जिन आया कि नहीं। वही पॉइंट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। लॉजिक क्लियर, कितने का गैप आया। देखो, द चेंज इन द कॉस्ट, चेंज कितने का चेंज दिख रहा है, 2 रुपए का। द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्रोडक्शन में स्मॉल चेंज होने के कारण जो कॉस्ट में चेंज देखने को मिलता है ना, प्रोडक्शन में स्मॉल चेंज होने के कारण जो कॉस्ट में मेरे को चेंज देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, है ना। डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया होगा। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स, है ना। यहां पे सी क्या है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। सी क्या है भाई हमारा, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन करने का खर्चा, और एक्स क्या है भाई, तो एक्स है प्रोडक्शन, मतलब यूनिट्स। क्लियर है पॉइंट, है ना। यहां पे आप फॉर्मूला लिख के यहां पे आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसा करके देता है डिफाइन x टेंड्स टू 0, या तो बोल देता है डिफाइन x टेंड्स टू a, है ना। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान से देखेंगे, ये x टेंड्स टू 0 होता क्या है, समझो। पहले कॉन्सेप्ट समझना। ये मान लो एक मैंने ग्राफ बनाया, ये क्या, यहां पे मैंने क्या रख दिया, 0, है ना। इधर नेगेटिव वैल्यूज हैं, इधर पूरे नेगेटिव वैल्यूज हैं, और इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज है ना। जाहिर सी बात है, 0 जो रहता है नेगेटिव वैल्यूज इस साइड रहता है, पॉजिटिव वैल्यू इस साइड रहता है ना। यहां पे अगर मैं बोलूं x टेंड्स टू 0, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि x को मैं किसके क्लोजर लेके जाना चाहता हूं, 0 के। तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो इसको इंक्रीज, ये कौन है, x, कौन है, x। तो x के वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इंक्रीज करते करते, एंड जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करते करते। देखो ये 0 है ना, ये कौन है, 0, ठीक है। तो बोला कि भाई x जो है 0 तक पहुंचना चाह रहा है, x 0 तक तो x अगर पॉजिटिव है तो इधर से आएगा, नेगेटिव है तो इधर से जाएगा। देखो, इफ बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैल्यूज, बाय डिक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज करते करते ऑफ अ वेरिएबल x, ये x, और बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होते होते, वेरिएबल का नाम है x, है ना। देखो वेरिएबल मैंने क्या रखा है, x, है ना। इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू 0। देखो ये इधर से चलते चलते 0 के क्लोज आ रहा है, ये इधर से चलते चलते 0 के क्लोज आ रहा है ना। देन इट कैन बी सेड दैट x टेंड्स टू 0। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, x टेंड्स टू 0। अगर मैं सिंबॉलिकली इसको डिनोट करूं तो ये इस तरीके से डिनोट होगा। आई होप पॉइंट क्लियर है ना। मैं सिंपल सी बात करूं तो नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करके, पॉजिटिव वैल्यू को डिक्रीज करके मैं किसके क्लोजर लाने की कोशिश कर रहा हूं, 0 के क्लोजर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू 0। आई होप पॉइंट क्लियर है ना। आप ये और ये बना दीजिएगा, आप इस तरीके से बना दीजिएगा पॉइंट को, यहां पे 0 रख के x को इस तरीके से बना देंगे, आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। यहीं पे x टेंड्स टू a रहता तो क्या बोलते हैं भाई, इफ बाय डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव हटा देते, है ना। अगर मैं x टेंड्स टू a की बात करूं तो मैं बोलूंगा इफ बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x और बाय इंक्रीजिंग
उसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो तो x टेंड्स टू है ना, ये तो जीरो था इसलिए मैंने बोला ना कि नेगेटिव को इंक्रीज करके पॉजिटिव को डिक्रीज करके जीरो पे आने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन x बोल रहा है मैं किसके करीब जाना चाह रहा हूं, a के करीब जाना चाह रहा हूं। मैं बोलूंगा भाई तू जहां पे भी है, ये रहा a, तू जहां पे भी है या तो डिक्रीज होके या तो इंक्रीज होके, या तो बढ़ के या तो घट के। इफ बाई डिक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x और बाई इंक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x is brought very close to a, है ना, then it can be said that x tends to 0। बस ये जीरो को हटा के आप क्या लिख दोगे यहाँ पे a, ठीक है, पॉइंट क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसका नोट्स बनाइए, उसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। मैं कल और भी कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हूं, जैसा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, उसका फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, है ना, फिर डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अभी बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए जब तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको अच्छी तरीके से लिख के समझ लीजिएगा, ठीक है, अपना व्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगता है वीडियो, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।